हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज मैं एक चीज़ बताऊंगा जो स्कॉलरशिप के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने फॉर्म सबमिट कर दिए हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने नहीं सबमिट किए हैं, क्योंकि अभी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो अभी आप फॉर्म 28 फरवरी तक भर सकते हैं। जिनके पास प्रमोटेड की मार्कशीट नहीं आई है वो वेट करें, अदरवाइज़ फॉर्म फिलअप नहीं करें। और जिनके कॉलेज के नाम शो नहीं हो रहे हैं वो एक बार कॉलेज से कंफर्म कराएं कि उन्होंने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया है, क्योंकि वो कई बार दूसरे कोर्सेज के कर देते हैं, किसी कोर्सेज का बच जाता है। जैसे आप बीए का, मान लो बीए कर रहे हो, बीए कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपके कॉलेज का नाम शो नहीं होगा। दूसरी चीज़, आप यूनिवर्सिटी सही चूज करें, फिर आपके कॉलेज का नाम शो जरूर होगा। कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस हैं जो आपके फॉर्म पर आते हैं। जैसे आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद यदि आपके फॉर्म में कुछ गलत चीज़ लगती है उनको स्कूल लेवल पे या डीएलओ लेवल पे, तो वो लोग ऑब्जेक्शन डालते हैं। वो ऑब्जेक्शन किसी चीज़ का भी हो सकता है। आपके मार्कशीट में यदि कुछ गड़बड़ है तो वो डाल सकते हैं, जनाधार या ओबीसी या आपके मूल निवास या आय प्रमाण पत्र, किसी का भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो वो ऑब्जेक्शन केवल एक बार मौका दिया जाता है। ये चीज़ बड़े ध्यान से सुनना। यदि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, आपके फॉर्म पर, मैं नहीं चाहता कि आपने सही चीज़ें भरी होगी कोई ऑब्जेक्शन आएगा, बट मान लो ऑब्जेक्शन आ जाता है तो आपको उसको ध्यान से, जिस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन डाल रखा है उस चीज़ को एकदम सही करेक्टनेस के साथ वापस उसका रिप्लाई दें। अदरवाइज आपको एक बार ही मौका दिया जाएगा, आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट होगा। मैं ये कई बार भुगत चुका हूँ। ये मेरे भाई का फॉर्म है जिसमें ये ऑब्जेक्शन आ रखा है। आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए नीचे एक ऑप्शन दे रखा है। ऑब्जेक्शन ये आया था 12/3/2020 को। उसके बाद मैंने इस फॉर्म को, उसने, मेरे भाई ने सबमिट नहीं किया। ये 15 डेज़ का टाइम दिया जाता है आपको फॉर्म सबमिट करने के लिए। यदि मैं उस समय इस फॉर्म को सबमिट कर देता, यदि मेरे पास उस समय मार्कशीट नहीं थी, इस वजह से मैंने सबमिट ही नहीं किया, उसके बाद ये 1 साल गुजर गया। तो अभी भी इस ऑप्शन आ रहा है, बट अब मैं सबमिट करूँगा तो अब मेरे को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका बजट ख़त्म हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, बजट के, जैसे बजट आता है फरवरी के अंदर, तो फरवरी से लेके जून जुलाई तक आपकी स्कॉलरशिप मिलने लगती है, मिल जाती है लगभग सभी को। उसके बाद आप एक एक साल बाद ऑब्जेक्शन क्लियर करते हैं तो वो आपके मतलब रिजेक्ट होने के चांसेज ही रहते हैं उस पर। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा किस वजह, किस कारणवश ये ऑब्जेक्शन आया, देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्शन आया है, स्कूल लेवल पे आया था। इसने बोला कि मार्कशीट आपको डालनी है, ठीक है, मार्कशीट के लिए। यानी मार्कशीट, इस बंदे ने क्या कहा, मेरा भाई है जिसने मार्कशीट ऑनलाइन जो आती है उसको पीडीएफ बना के इसने अपलोड कर दिया था। तो ये इनका फ़ोन भी आया था कि आप ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करें। तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। तो एक बार ऑब्जेक्शन का मौका दिया जाएगा, इस चीज़ को विशेष तौर से ध्यान रखना है। ऐसे नहीं आप मान लो गलत कोई मार्कशीट डाल दी, फिर भी आप वही अपलोड कर रहे हो, फिर आपका बोलते हो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, नहीं तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, स्कॉलरशिप पूरी डूब जाएगी। अब जो काफ़ी सारे जो कमेंट करते हैं उनके बारे में एक मैंने निचोड़ निकाला है कि मोस्टली लोग जो किस पे फोकस कर रहे हैं कमेंट पे, तो मैं वो बताता हूँ। एक तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे फॉर्म पे ऑब्जेक्शन आ गया है। दूसरे लोग बोलते हैं कि क्या स्कॉलरशिप की डेट एक्सटेंड हो सकती है। कॉलेज का नाम शो नहीं हो रहा है। प्रमोटेड की अभी तक मार्कशीट नहीं आई है, सर कैसे फॉर्म भरें। बजट कब आएगा, स्कॉलरशिप कब मिलेगी। कॉलेज या स्कूल का फॉर्म, कॉलेज या स्कूल में फॉर्म अभी पेंडिंग दिखा रहा है जिन्होंने सबमिट कर दिया। जन आधार कार्ड अपडेट के लिए बोलता है। तो जिनके लिए एक ये जन आधार कार्ड वाली बड़ी प्रॉब्लम रहती है, जिनके भी भामाशाह उसमें ऐड है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एसएसओ आईडी के अंदर प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। प्रोफाइल में अंदर क्या होता है कि अब भामाशाह प्लस जन आधार कार्ड दोनों को अपडेट करना ज़रूरी हो गया। जैसे ही भामाशाह, उसके पास में जन आधार नंबर जन आधार कार्ड से वो आपको नंबर डालने हैं अपने वाले, और उसके बाद उस पर क्लिक करना है सबमिट पे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो वो आपको वेरीफाई करेगा, ओटीपी आएगा एक। जैसे ही ओटीपी आप डाल देंगे तो आपका वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आपके सारे फैमिली मेम्बर के नाम शो होने लग जाएंगे। तो जिसका भी आप फॉर्म भरना चाहेंगे वहाँ आराम से उसको फिलअप कर सकते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है 1 महीने का।
तब तक फॉर्म नहीं भरें जब तक आपकी मार्कशीट नहीं आती हैं, जब तक आपके आय प्रमाण पत्र नहीं बन जाता है। सब कुछ करेक्टनेस के साथ भरें। पहले हो जाता था कि मान लो आपकी थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है तो, बट अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब सारा ऑनलाइन सिस्टम है। आजकल लोग राजस्थान संपर्क पे शिकायत दर्ज करवा देते हैं, कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं। इससे भी मैंने भी खुद ने भाई जैसे आपको स्कॉलरशिप चाहिए मार्च तक एंड तक, तो मैं क्या करता था कि जैसे कंप्लेंट डालता था राजस्थान संपर्क पोर्टल पर कि मेरा फॉर्म अभी तक स्कूल लेवल पर पेंडिंग दिखा रहा है, तो वो लोग उससे कांटेक्ट करते थे, उससे वो अप्रूव हो जाता था। फिर डीएलओ में जाता था, डीएलओ में भी कंप्लेंट डालता था। इस तरह से मेरा फॉर्म जल्दी अप्रूव होता था और मेरी स्कॉलरशिप, मैंने बहुत सारे लोगों की भी हेल्प की है जो स्कॉलरशिप नहीं ले पाते थे। तो आप भी चीज़ों का ध्यान रखें और सही चीज़ डालें तो आपकी स्कॉलरशिप ज़रूर आएगी। बहुत लोगों की अटकी हुई पड़ी है, वो पता नहीं क्या करते हैं। तो करेक्टनेस के साथ सारी चीज़ें भरेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप एक बार आपकी सही तरीके से आ गई तो आपको ध्यान रहेगा अगली बार कैसे भरनी है। चलो, वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना ही इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म का डैशबोर्ड से कैसे स्टेटस देख सकते हैं, आपका फॉर्म कहाँ अटका हुआ है, कहाँ नहीं अटका हुआ है, और यदि उस पर कुछ ऑब्जेक्शन आ रखा है तो वो भी डिटेल यहाँ पे बताता है। यहीं से क्लियर करना पड़ता है। बाकी आप दूसरी जगह जैसे जन सूचना पोर्टल पर देखते हैं तो वो स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसका स्टेटस वहाँ पे दिखाता है, या एप्लीकेशन नंबर आपको याद है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बट सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप यहाँ पे आएँ और इस पोर्टल पर आप जैसे ही देखेंगे तो आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पे रिजेक्टेड बाई DLO SJE दिखा रहा है, ये किस वजह से रिजेक्ट हुआ। एक बार इस पे ऑब्जेक्शन आया था, इसने सही तरीके से वापस नहीं सबमिट किया तो इसकी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी बार इस पे ऑब्जेक्शन आया, इस बंदे ने ऑब्जेक्शन क्लियर ही नहीं किया था, इसको पता था कि मेरे पास मार्कशीट नहीं है तो मैं नहीं डालूंगा। यदि डालता तो फिर वो भी रिजेक्ट हो जाता। तो आपको देखना है कि अभी आपकी स्कॉलरशिप का स्टेटस देखना है तो आप सीधा उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप की स्टेटस दिखाएगी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। ये जोधपुर से DLO से रिजेक्ट किया गया है, कब किया गया है पूरी डिटेल इसमें बताएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और यदि आपको फॉर्म के बारे में डिटेल लेनी है तो इस पर क्लिक करेंगे, जो आपको एक आइस दिख रही है तो इस पर आइस करके आप नीचे जाके आप देख सकते हैं इस पर क्या क्या है। देखो, रिजेक्ट क्यों किया उसका रीज़न भी बताता हूँ मैं। इस बंदे ने सबसे पहले फॉर्म सबमिट किया, ये कॉलेज लेवल पे गया, कॉलेज वाले ने ऑल करेक्ट करके वेरीफाई कर दिया, उसने देखा भी नहीं था। फिर पेंडिंग विद DLO दिखाया, DLO ने ऑब्जेक्शन डाला कि ऑनलाइन फॉर्म में गैप का विवरण अपडेट करें और आवश्यक प्रमाण पत्र लगाएं। तो इस बंदे ने गैप के लिए क्या बोला, सर लास्ट ईयर आई वॉज टू BA फर्स्ट ईयर, डू नॉट रेगुलर फ्रॉम VM कोटा, नाउ आई टेक एडमिशन इन ITI कॉलेज गोपालगंज। तो इसने क्या लिखा कि ये BA फर्स्ट ईयर कोर्स छोड़ा गया है, नया ITI शुरू किया गया है, अनियमित प्राप्त राशि राज्य कोष में जमा नहीं हो गई है। इस कारणवश, यानी आप किसी भी कोर्सेज को चेंज करते हैं तो आपको वो राशि नहीं मिलेगी। आप BA करते करते साथ में ITI शुरू कर दिया, आपको लगा कि ITI की फ़ीस ज़्यादा है तो अब मैं उसका फॉर्म भरूँगा, तो इस वजह से आपने BA यदि आप कंप्लीट करने के बाद ITI शुरू करते तो वो स्कॉलरशिप आपको मिलती है। यानी आपने फर्स्ट ईयर में BA की उठा ली, सेकेंड ईयर में आपको ITI की उठाने की ज़रूरत पड़ी, आप दोनों नहीं